Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to another video lecture. Today we will discuss second year और सेकेंड ईयर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। तो आप भी यहाँ लिख दें डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। देखें, ये जो हमारा स्केलेटन है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारी बॉडी को ना सिर्फ अपराइट स्टेचर देता है, ठीक है, हमें अगेंस्ट ग्रेविटी खड़ा रखता है, बल्कि हमें प्रोटेक्शन भी देता है, हमें मूवमेंट भी देता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं और हमारे अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है। लेकिन कुछ जो है रीज़न्स की वजह से हमारा स्केलेटन जो है वो डीफॉर्म हो जाता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिटीज़। तो इसी के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत से काजेज़ हो सकते हैं डिफॉर्मिटीज़ के। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक काजेज़। जेनेटिक काजेज़ आप सबको पता है, जेनेटिक काजेज़ वो काजेज़ होते हैं जो कि जीन्स के अंदर यानी मुंतकिल होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, उनको हम लोग जेनेटिक काजेज़ में लेके आते हैं। तो वो कौन सी ऐसी जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं स्केलेटन की? तो इसके अंदर बहुत सी हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लेफ्ट पैलेट को। क्लेफ्ट पैलेट जो है ये फटे या कटे होंठों की बीमारी भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर पैदाइशी तौर पे जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर दो हड्डियां यानी द प्रोसेस ऑफ मैग्जिला, प्रोसेसेस ऑफ मैग्जिला, एक मैग्जिला की जो हड्डी है, ठीक है, पैर में होती है ये हड्डी मैग्जिला, एंड पैलाटाइन, पैलाटाइन अनएबल टू फ्यूज, अनएबल टू फ्यूज। ये दो हड्डियां जो हैं यानी कि मैग्जिला और पैलाटाइन ये आपस में अटैच नहीं हो पाती, जुड़ नहीं पाती पैदाइशी वजूहात की बिना पे, जीन्स की ख़राबी की वजह से। और इसी वजह से इनके दरमियान में एक ओपनिंग रह जाती है। कहाँ कहाँ ओपनिंग रह जाती है? द ओपनिंग, परसिस्टेंट ओपनिंग, एक मुस्तकिल ओपनिंग रह जाती है इन नेज़ल एंड ओरल कैविटी, एंड ओरल कैविटी यानी नाक वाली जो कैविटी है नेज़ल कैविटी और मुंह वाली जो कैविटी ओरल कैविटी, दोनों के दरमियान में ओपनिंग बाहर से भी नज़र आएगी और अंदर से भी नज़र आएगी। तो इसको ही हम लोग कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि जब बच्चा सक करता है मिल्क को, तो जब मिल्क सक कर रहा होता है तो साथ में क्योंकि नेज़ल कैविटी भी खुली हुई होती है, क्योंकि उसके साथ दरमियान में ओपनिंग होती है, तो हवा भी जाती है अंदर, तो खाना भी जा रहा है, हवा भी जा रही है। अब दोनों में से एक चीज़ जो है जानी चाहिए, या खाना जाएगा तो हवा का पैसेज बंद होता है, जब हवा जाएगी तो खाने का पैसेज बंद होता है, होना तो ये चाहिए। लेकिन जब आप दूध भी पी रहे हों और साथ में हवा को भी अंदर लेके जा रहे हों, तो क्या होगा कि खुराक की जो नाली है उसमें जो है वो खाना नहीं जाएगा, बल्कि खाना कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, किस में गिरना शुरू हो जाएगा? वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाना शुरू हो जाएगा। जैसे अक्सर औकात बातें करते हुए खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो गलती से हमारी सांस की नाली में पानी चला जाता है। सिमिलरली ऐसे ही होता है इसमें भी। तो ये कहलाता है क्लेफ्ट पैलेट। और इसके नतीजे में परसिस्टेंट बार बार सांस की नाली में खुराक जाने से क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, और फिर इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एस्पायरेशनल नमूनिया। तो लंग्स के अंदर ये एस्पायरेशनल नमूनिया हो जाएगा, तो ये लीथल भी हो जाता है। तो ये आपने इसमें बता देना है, ये आपका MCQ भी बन जाएगा। तो पहली बीमारी तो आ गई जेनेटिक के हवाले से, जिसको हमने क्या कहा, क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट के बाद दूसरी बीमारी जो है वो इसमें हम लिखेंगे, उसका नाम है माइक्रोसेफेले।
माइक्रोसेफेले, सेफेले मीन्स स्कल, हेड। तो माइक्रोसेफेले के अंदर जैसे नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर जो स्कल का नेचुरल साइज़ जो होना चाहिए बच्चे का वो नहीं होता जेनेटिक वजूहात की बिना पे। तो जो स्कल है वो स्मॉल साइज्ड रह जाता है, स्मॉल साइज्ड नॉर्मल से। तो ज़ाहिरी बात है ग्रोथ भी सही तरह ब्रेन की नहीं हो पाएगी क्योंकि स्कल छोटा है, तो और प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे मैच्योरिटी के, और दिमागी तौर पे जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। तो ये आपने बता देना है, ये भी जेनेटिक कॉज में आ जाएगा। तीसरी बीमारी जो है उसको हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है ये बुनियादी तौर पे जॉइंट्स की बीमारी है। इसकी डेफिनेशन हम यूँ कह सकते हैं, इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी और डीजनरेटिव डिजीज़ ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लामेटरी और जो है एंड डीजनरेट हो जाते हैं, इसमें जो जॉइंट्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे दुनिया के अंदर 100 टाइप्स के हैं, 100 टाइप्स के आर्थराइटिस हैं। इसी तरह तो ये आप लोगों ने बता देना है 100 टाइप के आर्थराइटिस हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि पढ़ रहे हैं जेनेटिक, तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे दें ऑस्टियो आर्थराइटिस की। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस तो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, तो ये जेनेटिक में आप लोग लिखेंगे। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस तो ये जो है ये क्रॉनिक होती है, यानी क्रॉनिक का मतलब है ये ग्रेजुअली बढ़ती रहती है और लंबे अरसे तक बॉडी में रहती है और दिन ब दिन वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने बता देना है। एंड इट कैन डैमेज जॉइंट्स, जब तो ये जॉइंट्स को तो करेगी क्योंकि है ही जॉइंट्स के प्रॉब्लम की वजह से, तो डैमेज जॉइंट्स। तो ये आप लोगों ने इसमें बता दिया। नंबर 2 पे अगर हम लोग चलें, दूसरी बीमारी जो स्केलेटन की वजह से डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है वो है हार्मोनल। बॉडी के अंदर हार्मोन्स का बड़ा किरदार होता है स्केलेटन को मेंटेन करने के लिए। तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसके अंदर जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है उसका नाम है ऑस्टियो आर्थराइटिस, सॉरी उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये भी हड्डियां जो हैं इसके अंदर बोन्स वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। और जबकि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स वो नॉर्मल रहता है। अब ये दो बातें हैं इसमें, मैट्रिक्स नॉर्मल से क्या मुराद है, हड्डियां भी वीक हो गई। देखें बात ये है कि ये एक मैं बोन बना रहा हूँ नॉर्मल शख्स की, ठीक है, और साथ में इसी तरह एक और मैं ये ऑस्टियोपोरोटिक जो पेशेंट है ये मैं उसकी हड्डी बना रहा हूँ। दोनों को कोशिश करता हूँ सेम ही बन जाए। दोनों का साइज़ आलमोस्ट सेम है, लेकिन इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है, इसके अंदर जो है अंदर से खोखली होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बताना कि मैट्रिक्स जो है ये सेम रहता है, लेकिन अंदर से जो बोन्स हैं वो उसमें से खोखली होना शुरू हो जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह ये है, इसके कॉज क्या है, इसकी कॉज ये है कि बोन रिजॉर्प्शन जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा, बोन रिजॉर्प्शन आउटपेसिस बोन एब्जॉर्प्शन, आउटपेसिस बोन एब्जॉर्प्शन। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है, रिजॉर्प्शन का मतलब ये है कि कैल्शियम का दोबारा से निकल के कहाँ चले जाना, ब्लड से। अब होता क्या है कि जो हम कैल्शियम लेते हैं वो कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों को लगता है, अगर वो लगता रहेगा ब्लड से निकला हड्डियों में लगे, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाएगा, हड्डियों से निकल के ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा, तो ये रिजॉर्प्शन कहलाएगी और हड्डियां जो हैं ये वीक हो जाएंगी और ये फ्रीक्वेंट इन लोगों को फ्रैक्चर्स, हड्डियां टूटना शुरू हो जाएंगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है।
अब इसके अंदर जो है और सी वजूहात में ये किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है, तो आप लोग बता दें कि ये ज़्यादा जो है एजिड वुमेन, उनमें ये ज़्यादा होता है। उनमें ये ज़्यादा क्यों होता है? उसकी वजह ये होती है कि एक ख़ास उम्र के बाद फ़ीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उनमें वो बनना बंद हो जाता है। ये एस्ट्रोजन जो है ये कैल्शियम की डिपॉज़िट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जब ये एस्ट्रोजन जो है ये नहीं होगा तो हड्डियों से रिजॉर्प्शन यानी हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगी, और अक्सर जो एजिड वूमेन होती हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं। अदर काजेज़ भी हो सकते हैं, अदर फैक्टर्स और वजूहात की बिना पे भी ये लोगों को हो सकती है। एक तो जो बैलेंस डाइट का ना होना, ठीक है, इम्बैलेंस डाइट यानी ज़ाहिरी बात है कि अगर डाइट के अंदर विटामिन जो है डी या विटामिन या कैल्शियम जो है स्पेशली वो डाइट में अगर नहीं लेंगे तो वो विटामिन डी की कमी होगी, उसकी वजह से हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये वजूहात जो हैं ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देनी है। पुअर डाइट स्पेशली कौन कौन सी, प्रोटीन एंड कैल्शियम, ये बता दें इसमें, प्रोटीन एंड कैल्शियम। अच्छा, अब इसमें इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की, ख़ासतौर पे ये फ़ीमेल के हवाले से? तो ट्रीटमेंट के हवाले से क्या होगा, इनको ERT दिया जाता है, इनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। ERT एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब जाहिर बात है क्यों हुआ भी क्यों था, क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं थी। तो अगर आप बाहर से अगर आप इनको एस्ट्रोजन देंगे तो ऑब्वियसली इनका जो कैल्शियम है जो बाहर निकल रहा था वो बाहर नहीं निकलेगा और हड्डियां जो है इनकी वो मजबूत रहेंगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। उसके बाद हमारे पास हार्मोनल भी आ गया प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिफॉर्मिटीज़ में नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की डेफिनेशन दे देते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी अगर खुराक के अंदर न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन या ख़ास तौर पे कैल्शियम साल्ट्स जो हैं वो कम होंगे या बॉडी में विटामिन डी कम होगा तो फिर ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं ऑस्टियोमलेशिया का। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब क्या है, इसका जो बुनियादी मतलब होगा वो है सॉफ्ट बोन्स यानी हड्डियों का नरम हो जाना, ये कहलाएगा ऑस्टियोमलेशिया। अब ऑस्टियोमलेशिया में होता क्या है, वही वाली बात कि कैल्शियम साल्ट्स खुराक में कैल्शियम का प्रॉपर ना लेना, दूध का इस्तेमाल ना करना, कैल्शियम वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करना, तो उसकी वजह से ये जो है हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। और जो वेट बियरिंग बोन्स हैं, वेट बियरिंग बोन्स वो डिफॉर्म हो जाएंगी। ज़ाहिर बात है अगर लेग्स जो हैं बिल्कुल सीधी हैं तो अगर कैल्शियम नहीं लेंगे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, तो ये हड्डियाँ हैं ये बाहर की तरफ को डिफॉर्म हो जाएंगी। पेल्विक रीजन जो है, पेल्विक रीजन ये आपको बताया था कि इंसान का ये पेल्विक रीजन है, ये भी डिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि इन पे वज़न ज़्यादा होता है, ये नरम हो जाती हैं और ये डिफॉर्म हो जाती हैं। तो फिर आपने इनकी ट्रीटमेंट फिर क्या होगी, इनकी ट्रीटमेंट फिर वही है कि ट्रीटमेंट क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से हुआ था तो फूड एनरिच्ड, ठीक है, कैल्शियम। अगर कैल्शियम अगर वो ज़्यादा लेंगे तो ऐसी खुराक लेंगे जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है तो ये इससे रिकवर कर जाएंगे। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसी को ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो बच्चों के अंदर हो जाती है उनको हम लोग कहते हैं रिकेट्स।
अब रिकेट्स बिल्कुल सेम है, वही चीज़ है, हड्डियाँ सॉफ्ट हो गई कैल्शियम की वजह से, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम नहीं है या बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी है, तो फिर ये उसी तरह ही डीफॉर्म पल्विस हो जाएगा, वेट बेरिंग बोन्स जो हैं वो भी ट्विस्ट कर जाएंगी। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो ऐसे बच्चों की फिर ट्रीटमेंट क्या होगी? इनकी जो ट्रीटमेंट होगी वो फिर अगेन सेम वैसे ही कि एक तो इनको फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाता है। फोर्टिफाइड मिल्क जो है ये पास्चराइज्ड मिल्क होता है, हर किस्म के जरासीमों से पाक दूध होता है, ठीक है। और इट इज़ रिच्ड इन विटामिन ए एंड विटामिन डी, इनके अंदर ज़्यादा होता है और हमें चाहिए भी यही था कि विटामिन डी ज़्यादा होगा तो कैल्शियम अपने आप ही हड्डियों में जाके लगना शुरू हो जाएगी। और बच्चों को एक्सपोजर करवाया जाता है टू सनलाइट। जाहिर बात है जब बच्चों को सनलाइट में रखा जाएगा ऐसे बच्चों को, तो विटामिन डी बनेगा, विटामिन डी खुद ब खुद बनेगा, और जब विटामिन डी बनता है तो हड्डियों में कैल्शियम भी तेज़ी के साथ लगना शुरू हो जाता है। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में आया होता है, उसे कहते हैं डिस्क स्लिप। पहली चीज़ तो ये है कि डिस्क होती क्या है, तो इसके बारे में बता दें कि ईच इंटर vertebral disc is a cushion like structure. Is a cushion like structure. तो ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप लोगों ने गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में देखा होगा, जैसे शॉक एब्जॉर्बर होता है, इसी तरह ये भी शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करते हैं। इसकी क्योंकि बुक में डायाग्राम नहीं है, लेकिन इसकी डायाग्राम इस वजह से ज़रूरी है कि इसके बगैर फिर टॉपिक जो है वो ज़ुबानी आप लोग याद तो कर लेंगे लेकिन समझ नहीं आएगा। ये देखें, ये वर्टिब्रा हैं और हर वर्टिब्रा के दरमियान में ये एक शॉक एब्जॉर्बर मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, ये है जी डिस्क, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ डिस्क। और ये जो डिस्क का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये बना होता है एक कार्टिलेज से, जिसको हम लोग कहते हैं फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज। अब ये जो फिब्रो कार्टिलेज है इसके दो काम हैं, इस डिस्क के दो काम हैं। एक, इट नॉट ओनली ज्वाइंस द टू कंसेक्टिव वर्टिब्रा बट आल्सो प्रोवाइड द शॉक एब्जॉर्बर। जब आप जंप करते हैं, आप लोग खेलते हैं, कूदते हैं, तो ये दोनों वर्टिब्रा आपस में नहीं टकराते और ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं। लेकिन अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसका एक बाहर वाला हिस्सा होता है और एक इसका अंदर वाला हिस्सा होता है। जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं एन्यूलस फिब्रोसिस, और अंदर यहाँ पे अंदर वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर ये सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि शॉक एब्जॉर्प्शन के तौर पे काम करना है। इसको कहा जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस। तो होता क्या है, आमतौर पे तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। लेकिन जब आप लोगों को कोई चोट लगती है, कोई ट्रॉमा लगता है, या कोई आप वज़न, कोई वेट बेरिंग आगे झुक के कोई तेज़ी से कोई वज़न उठाने की कोशिश करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक झटके से वज़न उठाते हैं, तो ये जो एन्युलस फिब्रोसिस होता है ये रप्चर हो जाता है। अब रप्चर होने की वजह से ये देखिए रप्चर हो गया, अंदर तो वैसे ही लिक्विड था, तो जो अंदर का जो लिक्विड है वो भी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे टायर को पंक्चर लग गया, टायर में हवा निकल गई और दोनों वर्टिब्रा जो हैं वो आपस में वो आ जाएंगे। और इसी फिनोमेना को अब हम लोग कहेंगे कि भाई डिस्क जो है वो स्लिप हो गई। ये हो गई जी डिस्क स्लिप, कि डिस्क जो है अब स्लिप हो चुकी है। अब इसकी वजह से ये जो पेशेंट अब जो बन गया है, अब इसको क्या होगा जी, इसको ये होगा, पहली बात तो ये है कि उसको सीवियर पेन होगी, होनी भी चाहिए, सही बात है।
तो ये है सीवियर पेन। तो एक तो इसको सीवियर पेन होगी, और डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्वस पार्ट। क्यों? उसकी वजह है, आपको मालूम है कि इनके दरमियान में, रीढ़ की हड्डी के दरमियान में क्या चीज़ होती है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जब दोनों वर्टिब्रा आपस में टकराएंगे तो हो सकता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हो जाए और निचला हिस्सा जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, या मुकम्मल तौर पे वो काम करना भी छोड़ सकता है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसका अब ट्रीटमेंट क्या है? इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट, कोशिश तो ये की जाती है कि पहले तो पेशेंट को, पहले दर्द ख़त्म करते हैं उसका, पहले तो उसको पेन किलर दे दें, पेन किलर, ताकि दर्द कम हो। दूसरा, मुकम्मल तौर पे उसको बेड जो है, बेड रेस्ट करवाया जाता है। और अगर उसने थोड़ा बहुत मोबिलिटी करनी हो, कहीं चलना हो, वॉशरूम वगैरह जाना हो, तो उसको ट्रैक्शन की मदद से, ट्रैक्शन वो सहारा जो होता है उसकी मदद से वो थोड़ी बहुत जो है अपने पाँव रख के तो वो चल सकता है। तो अगर फिर भी ये ठीक ना हो तो इसको फिर सर्जिकली रिमूव करना पड़ सकता है, सर्जिकली इसको रिमूव करना पड़ सकता है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्क स्लिप, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, हमारे पास आगे आ रहा है स्पॉन्डाइलिसिस। स्पॉन्डाइलिसिस, स्पॉन्डाइलिसिस भी जो है ये भी स्केलेटन की जो है डिफॉर्मिटीज़ में आ जाता है। और ये क्यों होता है? कॉजेज़ क्या हैं इसके? कॉजेज़ कि इमोबिलिटी, यानी जो जॉइंट्स हैं, इमूवेबिलिटी, एंड फ्यूजन ऑफ जॉइंट्स, के जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान में जो गैप होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे गैप है दो हड्डियों के दरमियान। ये आम तौर पे एजिड लोगों में होता है, क्योंकि उम्र गुजरने के साथ साथ बुढ़ापे में जाने ये जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ये जो लिक्विड है, ये कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमने साइनोवियल फ्लूइड भी पढ़ा, वो फ्लूइड भी कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों जॉइंट्स के दरमियान, दोनों हड्डियों के दरमियान में जो फासला है वो कम होना शुरू हो जाता है। और ज़ाहिरी बात है फिर जब फासला कम होगा तो उनमें टकराव हड्डियों में ज़्यादा होगा और तकलीफ़ होगी, और इसी वजह से वो उनको ये स्पॉन्डाइलिसिस में आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है उसका नाम है आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस के अंदर जो है शियाटिका, शियाटिका। अब शियाटिका जो है ये क्या है? इट इज़ अ स्टैबिंग पेन। स्टैबिंग, स्टैब वैसे कहते हैं किसी को खंजर या चाकू या छुरी मारना, स्टैब करना, उस तरह की तकलीफ़ से इसको मुशाबियत दी गई है। स्टैबिंग पेन ओवर दी कोर्स ऑफ शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व में स्टैबिंग पेन की तरह जो है तकलीफ़ होना वो कहलाती है शियाटिका। अब ये है क्या? पहली तो बात बता दूं कि शियाटिका इंसान की बॉडी में ये लॉन्गेस्ट नर्व है, लॉन्गेस्ट नर्व है। और ये इंसान की जो लेग्स होती हैं, जैसे मैं यहाँ भी बना देता हूँ, ये इंसान की जो लेग्स हैं, ये इनके अंदर जो है ये देखें आप लोग, ये है शियाटिक नर्व। और ये पूरी बॉडी के जो लेग्स हैं, जो लेग्स को ये कंट्रोल कर रही हैं, पूरे जो आना और जाना जो मैसेज का, वो इसी की वजह से हो जाता है। अब ये जो शियाटिक नर्व है ये डैमेज हो जाती है। अब ये डैमेज क्यों हो जाती है? ये क्यों नुकसान उठा लेती है? कई वजह से, फॉल,
अगर आप गिरें, ठीक है, गिरने की वजह से भी इसको छोर से चोट लग जाए, पीछे पड़ के आ रहे हैं, हर्निएटेड डिस्क अगर हो जाए, हर्निएटेड डिस्क, अगर डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है तो मैंने बताया था आपको कि वो स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से डैमेज हो सकती है। इसके साथ साथ इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ, तो कोई इंजेक्शन वगैरह जो है वो अगर लग जाए, गलती से लग जाए, इसके ऊपर लग जाए, इसको डैमेज कर दे, तो जो है इसको फिर ये एक पेन होगी और इस पेन को ही फिर हम लोग क्या कहते हैं, शियाटिका ही बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्शन इन द बटक, तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। अब नुकसान क्या होगा, पेन तो होगी ही होगी। खुदा न खास्ता अगर ये थोड़ी सी डैमेज होती है तो ये पेन भी होगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये शैटिक नर्व ट्रांजैक्टेड हो जाती है, ट्रांजैक्टेड, ट्रांजैक्टेड का मतलब है अगर ये कट जाती है मुकम्मल तौर पे, तो फिर लेग्स नियरली बिकम यूज़लेस, तो बल्कि यूज़लेस हो जाएंगी, वो जो लेग्स हैं वो यूज़लेस, उसको आप लोग मूव नहीं कर सकते। फुट एंड एंकल मूवमेंट, फुट एंड एंकल मूवमेंट जो है वो भी लॉस्ट हो जाएगी, उसको आप मूव नहीं कर पाएंगे। इसकी जो रिकवरी है वो भी लिख देते हैं। इसका जो ठीक होना है, पेशेंट को सारी ज़िंदगी बस वो पेन किलर ही खानी पड़ती है, ठीक है, पेन किलर ही खानी पड़ती है, क्योंकि ये इसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो एक तो स्लो है, बहुत कम, और दूसरा इनकम्प्लीट, यानी कभी भी ये मुकम्मल नहीं होता। तो ये पेशेंट को सारी ज़िंदगी फिर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है या इनको दवाइयों के ऊपर ही रहना पड़ता है, पेन किलर्स के ऊपर ही रहना पड़ता है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आज का आ जाएगा आर्थराइटिस। तो आप भी यहाँ बता दें आर्थराइटिस के बारे में। सबसे पहले आर्थराइटिस की आप लोग दे दें जो डेफिनेशन है कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस जो है ये इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी और डीजेनरेटेड डिजीज़ ऑफ जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है, मैंने बताया था आप लोगों को, ये उसके बारे में बता देना है। इसकी वजह से आम तौर पे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा। इसकी वजह से जारी बता, जोड़ों में सबसे पहली बात तो ये है पेन हो जाएगी शुरू, स्टिफनेस, जो जोड़ हैं, जो जॉइंट्स हैं उनमें सख्ती आ जाएगी, जो पहले सॉफ्टनेस थी, और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स भी हो सकता है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स यानी वहाँ पे सूजन भी शुरू हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने इसके अंदर बता देनी हैं। अब ये जो हमारे पास जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस आम तौर पे दो तरह का होता है। तो आर्थराइटिस एक को हम लोग कहते हैं एक्यूट। एक्यूट का मतलब है एक ही दफ़ा आना, जल्दी आना और फौरी तौर पे अचानक जो है वो शुरू हो जाना, तो ये एक्यूट आर्थराइटिस कहलाएगा। एक्यूट आर्थराइटिस आम तौर पे बैक्टीरिया, अगर आपके जॉइंट्स में कोई आ गया है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसका सीधा सीधा हल क्या है, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ होती है, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा दूसरी जो होती है वो होती है क्रॉनिक। और क्रॉनिक जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, ये ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में फैलती है, पेशेंट को आमतौर पे पता नहीं चलता, और ये उम्र के साथ साथ ये बतदरीज जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसको आप लोग बोलते हैं। आगे जो क्रॉनिक है हमारे पास, उसकी आपकी बुक में 3 आगे फिर इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। एक को कहा गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस,
ये यहाँ पे लिख देते हैं। क्रॉनिक जो है, क्रॉनिक आर्थराइटिस को हम लोग आगे 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक को हम लोग कहते हैं र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, और एक को हम लोग कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। थोड़ा सा MCQ के हवाले से, क्योंकि कभी एंट्री टेस्ट में ना आ जाए, तो उसके हवाले से भी इसको बता देता हूँ कि ऑस्टियो आर्थराइटिस अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं कि ये जेनेटिक है, जेनेटिक पैदाइशी वजूहात की बिना पे होता है, और इसके अंदर जॉइंट्स और जो कार्टिलेज के जॉइंट्स जो होते हैं वो उसमें इन्फ्लेमेशन और डिजनरेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, ये साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं ये उनकी आर्थराइटिस को बोलते हैं। और गाउटी, ब्लड के अंदर जो है यूरिक एसिड, ठीक है, कि बढ़ने की वजह से जो आर्थराइटिस होती है, गाउटी, इसका नाम ही गाउटी इसलिए है कि इसके अंदर स्वेलिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो यहाँ पे आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो इफ़ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू इंक्वायर, तो आप लोग क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।